हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बी स्मार्ट प्रोफेशनल एकेडमीज ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। और मैं हूं सीएमए नीलेश, आपका यहां पे स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं, रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है, स्टार ई डिसाइसिस किसे बोलते हैं, ऑबिटर डिक्टा क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स कितने हैं। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के लेक्चर का जो टॉपिक हमारा है वो है आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 140 पे दी है, जिसका नाम है स्टैच्यूट और लेजिस्लेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैच्यूट और लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेंगे कि लेजिस्लेशन मतलब होता क्या है। लेजिस्लेशन ये जो वर्ड है वो दो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका पहला वर्ड है लेजिस और दूसरा वर्ड है लैटम। लेजिस का मतलब है लॉ और लैटम का मतलब है टू मेक। इससे इसका मतलब साफ साफ हो जाता है कि लॉ बनाना, विच मीन्स मेकिंग और सेटिंग ऑफ लॉ, जिसको हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। तो लॉ बनाने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलेंगे, लेजिस्लेशन बोलेंगे। अगर पुराने ज़माने की बात की जाए तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि कस्टम वॉज द सुप्रीम लॉ। सर ये कस्टम्स क्या है? जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कस्टम्स मीन्स परंपराएं। पुराने ज़माने में तो कोई लॉ लिखे नहीं जाते थे, वहाँ पे कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी, जो एक अथॉरिटी ऐसी नहीं थी कि जो लॉ बनाए और वो सब लोग फॉलो करें। तो वहाँ पे जो भी परंपराएं चलती थी अलग अलग रीजन में, उन्हीं परंपराओं को लॉ के तौर पर माना जाता था और उसी को फॉलो किया जाता था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि चाइल्ड मैरिज का जो पहले परंपरा था, जिसको हम बाल विवाह कहते हैं, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या आज के ज़माने में वो चाइल्ड मैरिज पॉसिबल है? क्या आज के ज़माने में जो भी 18 साल से नीचे लड़के या फिर लड़की है उनकी शादी हो सकती है? तो इसका आंसर है नहीं। सर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कस्टम्स है उसकी जगह जो है वो रिड्यूस करके, जो उसका इम्पोर्टेंस है वो रिड्यूस करके उसकी जगह लेजिस्लेशन ने ले ली है। मैं थोड़ी लाइन पढ़ना चाहूँगा। इन एंशियंट टाइम्स द कस्टम वॉज द सुप्रीम लॉ, बट नाउ इट्स इंपॉर्टेंस हैज़ रिड्यूस्ड एंड लेजिस्लेशन हैज़ टेकन द हाइएस्ट पोजीशन एज द सोर्स ऑफ लॉ। तो आपको यहाँ पे आइडिया तो आ ही गया होगा कि लेजिस्लेशन मतलब है क्या। फिर भी हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इसकी डेफिनेशन सैलमन ने दी है। सैलमन कहता है लेजिस्लेशन, सैलमन सेज लेजिस्लेशन इज दैट सोर्स ऑफ लॉ। ये कह रहा है कि लेजिस्लेशन एक ऐसा सोर्स ऑफ लॉ है विच कंसिस्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ लीगल रूल्स, जिसमें कुछ लीगल रूल्स डिक्लेयर किए जाते हैं बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा रूल डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हीं को हम लेजिस्लेशन कहेंगे। इसका हिंदी मतलब ये यहाँ पे मैंने दिया है। मतलब कुछ लॉज है जो कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, जिसको सैलमन ने इनेक्टेड लॉज भी कहा है। अब यहाँ पे वर्ड अथॉरिटी आ रहा है, तो मैं इस अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ये अथॉरिटी क्या है सर? करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एनालिटिकल स्कूल्स क्या बिलीव करता था। तो एनालिटिकल स्कूल बिलीव करता था, एनालिटिकल स्कूल ने क्लियर कट कह दिया था कि लेजिस्लेशन इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ है। लेजिस्लेशन ही मेन सोर्स ऑफ लॉ है, जिसे जस स्क्रिप्टम के नाम से भी जानते हैं। ये जस स्क्रिप्टम, आई थिंक ये लैटिन या फिर जापानीज टर्म है, जिसका सिंपल सिंपल मीनिंग ये है रिटन लॉ। मतलब जस स्क्रिप्टम, जो लिखा गया है उसे हम क्या बोलेंगे, जस स्क्रिप्टम। मतलब सर जो नहीं लिखा है उसको क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे जस नॉन स्क्रिप्टम। क्या बोलेंगे? जस नॉन स्क्रिप्टम। अनरिटन लॉज को हम बोलेंगे जस नॉन स्क्रिप्टम। सर ये लॉ कौन लिख रहा है, कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? तो मैं यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कि इंडिया में ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो इंडिया में किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पे लॉ बना सकती है। ठीक है, तो
सर पार्लियामेंट क्यों बनाएंगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों बनाएंगी? अरे आप लोगों ने ही तो उन लोगों को चुन के दिया है कि जाओ हमारे लिए जो भी अच्छा है, वो हमारे लिए इंडिया के लिए जो भी भला है वो कर दो। ठीक है, पार्लियामेंट्स में एमपीज लोग बैठते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज लोग बैठते हैं, जिसको हम खासदार और आमदार के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेशन के दो टाइप्स है, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सर ये सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या है? सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ सुप्रीम लेजिस्लेशन मतलब क्या है। सुप्रीम लेजिस्लेशन मतलब बेटा, जिसको हम प्राइमरी लेजिस्लेशन के नाम से भी जानते हैं, लेजिस्लेशन विच प्रोसीड्स फ्रॉम द सॉवेरियन ऑफ सुप्रीम इन द स्टेट। जो लेजिस्लेशन सॉवेरियन द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि सबसे ऊपर है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लेजिस्लेशन या फिर सुप्रीम लेजिस्लेशन बनेंगे। या फिर विच डिराइव्स इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके जो भी लॉज बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलेंगे। सर किसको पावर है सुप्रीम लेजिस्लेशन बनाने की? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा पार्लियामेंट पजेसेस पावर ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेशन। देखिए सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, जिसको हम संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली इंडिया को कैसे रन करना है, एक्चुअली इंडिया क्या है, और यहाँ पे कौन से कानून बनाए जा सकते हैं, इस बारे में सभी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग से स्पेसिफिकली लिखी गई है। मतलब क्या इंडिया में टैक्स के ऊपर लॉ बनेगा? तो जी हाँ, उसके लिए भी प्रोविज़न करके रखा है। क्या इंडिया में तलाक के बारे में लॉ बनेगा? तो उसके बारे में भी प्रोविज़न रखी गई है। मतलब सभी चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ, सबसे ऊपर है, वो सबसे बड़ा लॉ है। और बाकी के सारे जो लॉज है वो कहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहे हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सब लॉ की प्रोविज़न दी गई है और उन्हीं प्रोविज़न का यूज़ करके यहाँ पे इंडिया में लॉज बनाए जाते हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशन ने किसे पावर दी है लॉ बनाने की? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पावर क्लियर कट पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि भाई पार्लियामेंट, तू अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी बात पे प्रोविज़न है तो पार्लियामेंट तू इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, और वो जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वो सारी इंडिया के लिए यहाँ पे, पूरे इंडिया के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल बन जाएगा। ठीक है, और अलग अलग स्टेट में, अगर अलग अलग स्टेट में जो भी स्पेसिफिक लॉज बनाए जाते हैं वो उस स्टेट के लिए यहाँ पे लिमिटेड रहते हैं, वो स्टेट भी उनके स्टेट के लिए लॉज बना सकता है। ठीक है, तो ये जो पावर है पार्लियामेंट के पास, जो पावर है, तो वो पावर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि पार्लियामेंट तू इंडिया के लिए इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट मैटर के बारे में लॉ यहाँ पे तू बना सकता है। अब ये जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके जो भी लॉ बनाया वो रिपील नहीं हो सकता, एनल नहीं हो सकता। सर रिपील नहीं हो सकता, एनुअल नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे ये जो लॉज बनाए गए हैं वो बाकी के कोई भी अथॉरिटी यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर सकती, यहाँ पे इसको इलीगल नहीं बोल सकती। जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो इंडिया के हर बच्चे से बच्चे ने भी फॉलो करना है, मतलब करना ही है। ठीक है, हाँ अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसमें कुछ बदलाव ला सकती है, लेकिन ये जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पार्लियामेंट कौन से लॉ बनाता है इसके अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो इनकम टैक्स लॉज जैसे पार्लियामेंट ने बनाया, कंपनी लॉ बनाया। ठीक है, और हाल ही में शायद तलाक के बारे में भी कुछ कानून बनाया है जो कि मुस्लिम लोगों के लिए बनाया है, मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाया है। फिर बाद में बहुत सारे लॉज हैं, जो भी लॉ बनाता है पार्लियामेंट लॉ बनाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सुप्रीम लेजिस्लेशन बोलेंगे। सर सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? तो देखिए
सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को सेकेंडरी और डिलीगेटेड और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन के नाम से भी हम यहाँ पे बोलते हैं। ये लेजिस्लेशन क्या है सर? लेजिस्लेशन विच प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन सॉवरेन पावर। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से तो पावर यहाँ पे नहीं है। देखिए तो ये जो लॉज बनाए जाते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इनकी जो पावर जो है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को भी लॉ बनाने का यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे राइट्स दिए हैं, लेकिन थोड़ा लिमिटेड पावर है इन लोगों के हाथ में। सर कौन से लोग हैं ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में लॉज बनाते हैं? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अभी हाल ही में लॉकडाउन चल रहा है, तो हर जिले के जिला कलेक्टर जो है उन लोगों ने उनके जिले के लिए अलग अलग से लॉज बना के रखे गए कि कैसे यहाँ पे जो भी रन होगा उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी दुकानें कौन से दिन खुलेगी, क्या बंद रहेगा, क्या चालू रहेगा, ठीक है, कब बाहर निकलना है, कब नहीं बाहर निकलना है, ये भी तो एक लॉ ही है। ठीक है, तो ये लॉ तो सभी लोगों को फॉलो करना है, लेकिन क्या ये पार्लियामेंट से या फिर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेके बना है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कोरोना आने के बाद? अब तब की बात है, तब तो बाबा साहब आम्बेडकर को पता भी नहीं होगा कि कोरोना चीज़ क्या है, लेकिन इन लोगों को अथॉरिटी तो है इनके पास। तो ये जो लोग लॉज बनाते हैं इनके पास लिमिटेड पावर तो है, लेकिन ये लोग लॉज तो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दिया कि पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स लॉ बनाया, लेकिन पार्लियामेंट में एमपीज लोग लॉ तो बना रहे, लेकिन उसको जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने का काम कौन कर रहा है? तो उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम जो भी इनकम टैक्स के ऑफिसर्स है वो कर रहे हैं। अब उनको जब उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स, कोड्स कुछ बनाने पड़ेंगे, नोटिफिकेशंस देने पड़ेंगे, क्लैरिफिकेशंस देना पड़ेगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ के जैसा है? तो जी हाँ, ये लॉ के जैसा ही है। इसको है तो लिमिटेड पावर, ये पार्लियामेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए, लेकिन पार्लियामेंट ने सीधा बोल दिया कि हम इंडिया के लोगों से इतनी एक बेसिक इनकम है, जो इस बेसिक इनकम के ऊपर अगर कोई इनकम कमाता है तो उनसे हम तो टैक्स तो लेंगे, लेकिन कैसे लेना है, उनके लिए क्या रूल होने चाहिए, कौन सी डेट को रिटर्न्स अपलोड करना है, कौन सी डेट को रिटर्न फाइल करना है, ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है वो ऑफिशियल कामकाज है, जो कि छोटे छोटे लॉज यहाँ पे बनाते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं छोटे छोटे लॉज को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जिनको यहाँ पे लिमिटेड पावर है, सेकेंडरी और डिलीगेटेड और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जिनको गवर्नमेंट ने ये राइट्स दे रखा है कि आप इस मेन लॉ का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो कर लीजिए, जो भी लॉज आपको बनाना है वो लॉ बना दीजिए। जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ एक लॉ बनाता है कि आप अपना जो भी हाउस प्रॉपर्टी टैक्स है वो इस डेट से पहले भर दो, आपको अगर इस डेट से पहले भर देंगे तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स में इतना छूट मिलेगा वगैरह। ये जो लॉ बना रहा है, ये जो नियम बना रहा है म्यूनिसिपैलिटी, इसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी और डिलीगेटेड और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, जो एग्जीक्यूशन करने के वक्त बनाए जाते हैं, जो कि मेन लॉ का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो इसलिए बनाए जाते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, लॉज मेड बाय म्यूनिसिपैलिटीज, कॉरपोरेशंस या फिर एमसीए। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जहाँ पे कंपनीज अपना रिटर्न्स अपलोड करती है, एनुअल जो भी रिटर्न वहाँ पे एमसीए के पोर्टल पे जाके अपलोड करती है। तो एमसीए भी कुछ लॉज ऐसे बनाता है कि रिटर्न्स इस डेट के पहले भरना पड़ेगा, या फिर उसमें कुछ जो भी चीज़ें, जो भी अलग से जो भी एविडेंस मांग रहा है एमसीए, तो वो बना सकता है लॉ उन सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड। ठीक है, फिर बाद में हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है पर्सनल लॉज एज अ सोर्स ऑफ लॉ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश करूँगा कि अगर लेजिस्लेशन है तो क्या पर्सनल लॉज की ज़रूरत है? तो जी हाँ, पर्सनल लॉज की भी यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ लॉ बोल के ज़रूरत है। मैंने सबसे पहले ही लेक्चर में कह दिया था कि देखिए लॉ किसी एक चीज़ से नहीं बना है, अलग अलग चीज़ से यहाँ पे लॉ बनता है। जैसे जैसे सिचुएशन आती है वैसे वैसे लॉज वहाँ पे जो भी है वो एप्लीकेबल करने पड़ते हैं। किसी चीज़ में
परंपराओं को भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा, किसी चीज़ में पर्सनल लॉज को भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा, किसी चीज़ में लेजिस्लेटिव ने जो भी रिटर्न लॉज है उनको भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। अब जैसी सिचुएशन सामने आ रही है वैसे हम लॉज एप्लीकेबल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। सर पर्सनल लॉज की यहाँ पे क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत है, देखिए अब अलग से अलग रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग प्रथाएं हैं, तो उनका उस प्रथाओं में अगर देखा जाए तो अलग प्रथा होने की वजह से हम उनके लिए एक लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें पर्सनल लॉज भी यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ लॉ बोल के यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे कि सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ क्या है, तो हिंदुओं का जो भी पर्सनल लॉज है वो वेदास और स्मृति में लिखा गया है। वेदा श्रुति है, स्मृति है। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट मतलब जो भी ऋषि थे, वो भी ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने जो भी बोला था, ठीक है, जो भी जनहित में बोला था उन सबको लिखा गया है। उनका जो कहना है वो चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल लॉज बोलेंगे। जैसे कि कस्टम्स हो गए, ठीक है। अब सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉज क्या है? सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ है कुरान है। कुरान इज द प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का, मुस्लिम्स का। फिर बाद में आता है सुन्ना और हदीस। सर ये सुन्ना और हदीस क्या है? देखिए सुन्ना और हदीस मतलब क्या है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने पहली बार कुरान जब सुनी थी, जिनको किसी गैब्रियल नाम के किसी व्यक्ति ने उनको वो जो कुरान सुनाई थी, तो वो कुरान सुनने के बाद में जो भी उनका बिहेवियर में चेंजेस आया, ठीक है, उनका सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक वो जो भी करते थे, मतलब खाना कैसे खाते थे, पानी कैसे पीते थे, दिन में कितने वक्त जो भी है भगवान की जो भी इबादत करते थे, ठीक है, बोलते क्या थे, ठीक है, उनका जो भी बिहेवियर है, मतलब हर सुई के नोक जैसा जितना जो भी बिहेवियर है वो सब बिहेवियर जो है उसको क्या बोलेंगे हम? सुन्ना और हदीस बोलेंगे, जिसको द वे ऑफ प्रॉफिट। द वे ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ने कैसा बिहेवियर यहाँ पे उस पीरियड में, ठीक है, कुरान सुनने के बाद में जो भी पीरियड था, उस पीरियड में जब तक वो जिंदा थे तब तक वो कैसा बिहेव करते थे, उसी को हम क्या बोलेंगे? हदीस बोलेंगे, ठीक है। फिर बाद में आता है कंसेप्ट इज्म, कंसेप्ट बोल के आता है। सर ये इज्म कंसेप्ट क्या है? इज्म कंसेप्ट मतलब क्या है? देखिए अब कुरान तो बहुत सालों पहले लिखी गई थी, गीता तो 5,000 सालों से पहले लिखी गई थी। तब तो ना तो हिंदू थे ना तो मुस्लिम थे, तब तो सिर्फ धर्म और अधर्म के बाद भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो मुझे बोलिए क्या तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा तो देनी चाहिए? मैं आप आज के कुरान में भी ऐसी बात लिखी है कि क्राइम करने पर थोड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी बात हो, कोई भी बात आप उठा के लीजिए, ठीक है। तो क्या मैं अब आज के ज़माने में एक सपोज ऐसा केस आ गया, मतलब साइबर क्राइम कर दिया किसी ने, साइबर क्राइम कर दिया, तो क्या कुरान में साइबर क्राइम के लिए सज़ा दी है? नहीं, साइबर क्राइम का तो वहाँ पे तब तो कंप्यूटर था ही नहीं, तो साइबर क्राइम करने के बाद छोड़ देना चाहिए उसको? तो नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए अब आज के ज़माने में ऐसा अगर कोई सिचुएशन आ जाता है जिसका कुरान में कोई यहाँ पे लिखा गया नहीं है, तो क्या करेंगे? तो एक चीज़ करेंगे, उनके जो भी कुरान को पढ़ने वाले हैं, मौलाज मौलवीज जो भी उनके जो भी स्कॉलर्स होंगे, वो सब लोग इकट्ठा होंगे और एक ऐसा ओपिनियन देंगे कि इस चीज़ के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, इसका जो भी रिजल्ट क्या होना चाहिए, और सब लोगों का एक ओपिनियन उसके ऊपर बनाएंगे, उसी को हम बोलेंगे कंसेंसस ओपिनियन। सब लोगों का एक मत यहाँ पे हो जाएगा, या फिर सब लोगों का यहाँ पे सब लोग यहाँ पे उस जो भी रिजल्ट निकला है, जो भी डिसीजन निकला है, उसके ऊपर यहाँ पे वोट करके बोल देंगे कि हाँ ठीक है भाई ऐसा होना चाहिए। तो इसी को हम इज्म बोलेंगे। फिर बाद में आता है कियास। कियास मतलब क्या है? ऐसा ही है, एनालॉजिकल डिडक्शन, मतलब कुछ चीज़ें, ठीक है, आज के ज़माने में और उस ज़माने में जब कुरान लिखी गई थी और आज के ज़माने में बहुत सालों का यहाँ पे डिफरेंस है। तो वहाँ तब की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे एनालॉजिकल डिडक्शन मतलब उसमें कुछ चेंजेस करके जो भी, ठीक है, वहाँ पे जो भी सिचुएशन में जो भी लिखा गया था उस सिचुएशन में, उसको आज की सिचुएशन में लाने के लिए कुछ ऐसे उसमें, ठीक है, नए नए
इसमें अप्लाई करके, चीज़ें अप्लाई करके यहाँ पे डिसीजन दे दिया जाएगा, उसको हम कियास बोलेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें घटा के या कुछ चीज़ें बढ़ा के यहाँ पे डिसीजन दे दिया। अभी इन दोनों भी यहाँ पे सोर्सेस में अगर देखा जाए तो मॉडर्न सोर्सेस में दोनों भी यहाँ पे सेम मॉडर्न सोर्सेस है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंसस, जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशन, ठीक है। जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जुडिशियल डिसीजंस मतलब 5 डिसीजंस, किसी सेम केस के ऊपर 5 में डिसीजन अगर दे दिया गया तो उस चीज़ को हम उस डिसीजन को रेफर करेंगे और आज के केस में अप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे कि उसमें से क्या यहाँ पे रिजल्ट निकलता है, ठीक है। तो अब रही बात इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंसस क्या है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंसस के बारे में थोड़ा एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जो मेरे सर ने मुझे बताया था वही मैं एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंसस मतलब क्या है कि जज साहब के सामने ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि वो लेजिस्लेशन को भी अप्लाई करके देख रहे हैं, कस्टम्स मतलब परंपराओं को भी अप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है, पर्सनल लॉज को भी अप्लाई करके देख रहे हैं, वेदा, स्मृति, कुरान, कियास, इज्म सबको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंक्लूजन यहाँ पे नहीं निकल रहा है। तो क्या करना है, जज साहब ने डिसीजन नहीं देना है कि यहाँ पे कोई कंक्लूजन तो नहीं निकल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या देखा जाएगा, इक्विटी जस्टिस मतलब किसी के ऊपर यहाँ पे ना इंसाफी ना हो तो जस्टिस को यहाँ पे प्राइम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा यहाँ पे, और प्राइम इंपॉर्टेंस दे के यहाँ पे डिसीजन पास किया जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एक सपोज एक लड़की है जो 12th में पढ़ती है, 12th साइंस में पढ़ती है, और वो मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही है, मतलब उसको डॉक्टर बनना है। और जो वो लड़की के घर के बाजू में एक भैया रहते हैं जो किसी कॉलेज में साइंस के प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो वो साइंस के प्रोफेसर है, तो वो लड़की के पिताजी बोलते हैं कि भैया ये जो ट्यूशन्स है मैं मेरे बच्ची को नहीं लगाना चाहता, बहुत भीड़ है, तो क्या आप मेरी बच्ची को घर पे आके होम ट्यूशन्स दे सकते हैं। तो भैया बोले नो प्रॉब्लम, मैं दे सकता हूँ, मैं पर्सनल ट्यूशन दूंगा आपकी बच्ची के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो रोज़ भैया आ रहे, बच्ची को पढ़ा रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, काफ़ी स्कॉलर है भैया, अच्छे तरह से वहाँ पे एज अ होम ट्यूशन वहाँ पे ले रहे, ठीक है। बच्ची भी अच्छे खासे पढ़ाई कर रही है, ठीक है। और एग्ज़ाम भी हो जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम जो भी साल भर में जो भी एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में उस बच्चे ने टॉप किया है। घर वाले भी, पापा मम्मी उस लड़की के खुश है, बोल रही कि भैया बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे, ठीक है। तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जैसे ही 12th की एग्ज़ाम हो गई, ठीक है, 12th की एग्ज़ाम होने के बाद फिर बाद में वो नीट की कुछ तो भी एग्ज़ाम आती है, तो वो नीट की एग्ज़ाम देने के बाद वो बच्ची वो भैया के साथ भाग गई। जी हाँ, भाग गई। घर वालों को शौक तो लगा कि यार भैया ने तो गलत कर दिया, ये पढ़ाने आता था, बेटी को उठा के ले गया। अब माँ बाप तो बेचारे बैठे हैं ऐसे, बच्ची कब लौट के आ रही है। बच्ची ने बोल दिया पापा जी मैंने शादी कर ली है भैया के साथ। अब भैया नहीं बोला होगा उसने, ठीक है, जो भी नाम था उनका वो लिया होगा, ठीक है। तो शादी कर ली और ये मेरा डिसीजन है बोल दिया पापा जी को। लेकिन पापा है, पापा ने तो कोर्ट में केस फाइल कर दिया, बोला कि ये जो लड़का है वो XYZ नाम का, ये घर आता था, बेटी को पढ़ाता था और बेटी को उठा के ले गया। अब ये लड़की को तो 18 साल कंप्लीट नहीं हुए। अब 18 साल कंप्लीट नहीं हुए तो ये तो किडनैप का केस बन जाता है। तो लॉयर ने केस फाइल कर दिया, कोर्ट के सामने केस आ गया, और कोर्ट के सामने केस आने के बाद, ठीक है, उनको ढूंढना शुरू हुआ, और ढूंढने के बाद एक दिन वो मिल गए दोनों, ठीक है, मंदिर में किसी जाके उन लोगों ने शादी कर दी थी। तो अब हुआ ये कि वो दोनों को सामने खड़ा कर दिया गया। तो जो भी लड़की के पिताजी का जो भी लॉयर है वो बोल रहा था कि मिलॉर्ड केस एकदम क्लियर है, यहाँ पे लड़के ने बच्ची को किडनैप किया है, क्योंकि उसके 18 साल अभी तो कंप्लीट होने में 1 महीने का वक्त है, और यहाँ पे उसको सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर कट किडनैपिंग का केस है, इस केस में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, आप फटाफट से डिसीजन दे दो और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।
अब यहाँ पे हुआ कि ये सब चीज़ें जो है, ये सब बातें हैं, वो सुनते वक्त वो लड़की बोल रही है जज साहब को, नहीं जज साहब, मतलब सर की कोई गलती नहीं है, मतलब जिससे भी उसकी शादी हुई है उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने इनको बोला था, मैं इनके प्यार में पड़ गई, चक्कर में पड़ गई। ठीक है, प्यार का ड्रामा वो चल रहा था जज साहब के सामने। फिर भी जो भी लॉयर है लड़की का, मतलब लड़की के पिताजी का, वो बोल रहा है कि नहीं, अब ये तो नाबालिग है, अभी इसको कुछ समझता नहीं है, ये अभी इसकी उम्र के चक्कर में बोल रही है। तो ये सब बातें वो लड़के का जो लॉयर था वो चुपचाप से सुन रहा था। अब लड़के का लॉयर उठा, वो बोलने लगा कि जज साहब, मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ, ठीक है, कि देखिए जज साहब, लड़की खुद से बोल रही है कि वो लड़के के साथ खुद भाग गई है, ठीक है, और फिर बाद में लड़की ने 12th का जो एग्ज़ाम है वो टॉप कर दिया है, वो इंडिया में फर्स्ट आई है, ठीक है। मैं मानता हूँ लड़की को अभी मेजर होने में, मतलब 18 साल का होने के लिए 1 महीना बचा है, ठीक है, 1 मंथ अभी बाकी है, 1 मंथ के बाद वो मैच्योर हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी। लेकिन क्या जज साहब, ये लड़की आपको इमेच्योर लगती है? मतलब क्या इसके 18 साल कंप्लीट हो जाने के बाद, मतलब 1 महीने के बाद इसको उतनी मैच्योरिटी आ जाएगी जितनी आज की डेट में इसको मैच्योरिटी है? जज साहब बोले मतलब मुझे नहीं समझा। तो ये बोल रहा है कि मिलॉर्ड, ये जो लड़की है वो 12th में इसने टॉप किया है, पूरे देश में ये फर्स्ट आई है लड़की, ठीक है। जो भी नीट का एग्ज़ाम है वो नीट के एग्ज़ाम में भी इसने टॉप किया है। अब ये आने वाले कुछ दिनों में टॉप के मेडिकल इंस्टीट्यूट में इसका एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे बोलिए मिलॉर्ड, ऐसा टॉप करने वाला जो इंसान है, क्या वो इमेच्योर हो सकता है? बोलिए आप मुझे, क्या ये इमेच्योर हो सकता है? क्या हम इसको बोल सकते हैं? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये लड़की फेल हुई होती तो मैं बोल सकता था कि भाई ये लड़के के चक्कर में ये लड़के ने अपना करियर को पूरा बर्बाद कर दिया है, या फिर ये अभी इमेच्योर है। लेकिन ये सब चीज़ें करके ये लड़की ने दोनों भी एग्जाम में टॉप कर दिया है। तो क्या 1 महीने बाद जब ये लड़की 18 साल की हो जाएगी तब क्या इसकी मैच्योरिटी में और ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है? अब जज साहब तो कंफ्यूजन में पड़ गए, दोनों की बात सही लग रही है। लड़की के पिताजी बोले अब ये तो नाबालिग है, लॉयर बोल रहा है, और ये लड़के का बोल रहा है। तो जज साहब को यहाँ पे डिसीजन देते वक्त देखिए, अब यहाँ पे डिसीजन अगर लॉज के बिहाफ पे दिया जाता तो लॉज के बिहाफ पे अगर दिया गया डिसीजन तो लड़के को सज़ा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 18 साल से अगर कोई कम उम्र की लड़की है अगर वो शादी करती है तो उसको किडनैपिंग के केस में सज़ा मिलती है, ठीक है। लेकिन जज साहब ने ये सोचा कि भाई ये लड़की पूरे इंडिया में टॉप आई है तो ये लड़की इमेच्योर नहीं हो सकती, और वैसे भी 1 महीने में ये 18 साल की बनने वाली है, और इसका ऐसा क्या फर्क पड़ने वाला है 1 महीने में अगर ये मैच्योर हो जाती है तो, ठीक है। तो जज साहब ने बोल दिया कि भाई लड़के को छोड़ दो, सीधा सीधा सिंपल सिंपल, आपको तो समझ में आ ही होगा। यहाँ पे जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंसेस के बेसिस पे यहाँ पे जज साहब ने डिसीजन दे दिया, बोल दिया कि यहाँ पे लड़की की यहाँ पे मान मान भी लिया यहाँ पे गलती है, लेकिन यहाँ पे ये जज साहब ने बोल दिया कि भले ही इसका 18 साल की उम्र यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन अगर यहाँ पे जस्टिस को अगर देखा जाए, गुड कंसाइंसेस, इक्विटी को अगर देखा जाए, मेरा अगर कॉमन सेंस भी यहाँ पे मैं लगा दूँ तो लड़की ने टॉप किया है, मतलब लड़की पहले से ही होशियार है, ये पूरे होशो आवाज़ में ये सब चीज़ें। अब टॉप करने वाली लड़की जो इंडिया में टॉप कर रही है वो गलती कैसे कर सकती है भाई? शादी जैसी गलती नहीं कर सकती वो लड़की। अब कुछ ही सालों में वो डॉक्टर बनने वाली है, इंडिया में टॉप किया है उसने, तो ऐसी लड़की गलती कर सकती है क्या? तो ऐसी लड़की गलती नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो भी है उसने अपने होशो आवाज़ में किया है, इसीलिए यहाँ पे इस लड़के को यहाँ पे जो भी है वो बाइज्जत बरी किया जाता है।
ऐसे बेसिस पे यहाँ पे जज साहब ने डिसीजन यहाँ पे दे दिया। तो इसी को हम कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंसस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या दिया है वो पढ़ता हूँ मैं। ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी इम्पीज रेगुलेशन ऑफ 1781, अप्लाई व्हेन इफ द पॉइंट ऑफ इशू इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैचूट। अगर कोई इशू स्टैचूट से कवर नहीं हो रहा है, कस्टम से कवर नहीं हो रहा है, मतलब परंपराओं से भी कवर नहीं हो रहा है, और स्टैचूट्स माने लेजिस्लेशन से भी कवर नहीं हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल, इसी ये पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कोई भी रूल नहीं है, स्टैट्यूटरी लॉ में भी नहीं है, कस्टम में भी नहीं है, और पर्सनल लॉ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। द इंडियन कोर्ट्स अप्लाई टू द डिसीजन ऑफ अ केस व्हाट इज नोन एज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंसस। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, ऐसे सिचुएशन में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंसस ऐसी टर्म को एप्लीकेबल करके डिसीजन पास कर दिया जाएगा। ठीक है, द चार्टर्स ऑफ द सेवरल हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टेड दैट व्हेन द लॉ वाज साइलेंट ऑन अ मैटर, लॉ किसी चीज़ के ऊपर साइलेंट है, अब लॉ तो हर बात का तो लिखा नहीं है, तो किसी चीज़ के ऊपर अगर लॉ साइलेंट है तो ऐसे सिचुएशन में दे शुड डिसाइड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद द जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंसस। तो इस सिचुएशन में जज साहब को क्या करना है, जस्टिस, इक्विटी और जो भी अपना पूरा एक्सपीरियंस है लाइफ का वो लगा के यहाँ पे डिसीजन दे देना है। यहाँ पे इट जनरली इंटरप्रेटेड टू मीन रूल ऑफ इंग्लिश लॉ ऑन अ एनागोलस मैटर एज मॉडिफाइड टू सूट द इंडियन कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये हमारी कंसेप्ट थी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसेंसस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सेम डे में। थैंक यू, शुक्रिया।